आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम क्या होता है? एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। अब देखो, जो केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की होगी सेम केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटम की होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये पढ़ेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के लिए हम 3 मॉडल पढ़ेंगे: थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखो, वाटरमेलन सभी ने देखा है। वाटरमेलन को जब कट करते हैं तो रेड पार्ट दिखाई देता है और उसके अंदर ब्लैक सीड दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो पॉजिटिव स्फीयर है ये रेड एडिबल पार्ट है वाटरमेलन का, जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एज अ सीड है वाटरमेलन के, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, सपोज ये जो पॉजिटिव स्फीयर है ये रेड पार्ट है वाटरमेलन का और रेड पार्ट के अंदर ब्लैक सीड है, ठीक है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं इस डायग्राम में। देखो, थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया था कि एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज उन्होंने ये बताई थी कि एटम के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देखने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? देखो, इन्होंने बहुत ज़्यादा पतली गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, ठीक है। अब इन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है उसे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा थिन किया जा सकता है, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डबली चार्ज हीलियम आयंस से, ठीक है, क्योंकि जो हीलियम आयंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो फास्ट मूवमेंट करते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और ही निकले इनके एक्सपेरिमेंट के। इस डायग्राम में देखो, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनको गोल्ड फॉइल पे जिनकी बम्बार्डमेंट की गई, ठीक है। अब रिजल्ट क्या निकले इनके एक्सपेरिमेंट के कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। देखो, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से टकराकर सीधे ही निकल गए, ठीक है। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन ये भी देखा गया कि 12,000 पार्टिकल्स में से केवल एक ही पार्टिकल रिबाउंड हो रहा था। देखो, अभी हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या सोचा था और उनके एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, हमें पता है कि जब अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट की गई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे ही निकल गए, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए, ठीक है। तो इसका ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है। सेकंड, उन्होंने ये बताया था कि केवल कुछ ही पार्टिकल्स हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट है कि केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो गोल्ड एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज और मास केवल स्मॉल वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई कर रहे थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। देखो, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, है ना। अब होता क्या है, एक्सेलरेशन के टाइम पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करेगा तो वो भी अपनी एनर्जी लूज कर देगा और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है वो हाईली अनस्टेबल है, और अगर एटम अनस्टेबल होगा तो जो मैटर की तीनों फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैटर की तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि जो एटम है वो स्टेबल है। लेकिन जो रदरफोर्ड है वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने मॉडल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए नील बोर ने मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन किया था। इन्होंने 2 पोस्टुलेट्स दिए थे, उसमें इन्होंने बताया था कि एटम के अंदर स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं और इन स्पेशल ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सेकेंड चीज इन्होंने ये बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। ठीक है, अब जो ये ऑर्बिट्स और शेल हैं, मतलब हम बात करें ना स्पेशल ऑर्बिट, इन्हें शेल भी बोलते हैं और इन्हें एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये एटम के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एटम की स्ट्रक्चर है और सेंटर में न्यूक्लियस है, ये राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, इन्हें ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इन्हें शेल भी बोलते हैं, इन्हें लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे KLMN। ठीक है, और इन्हें नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 2 3 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स को शेल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। ठीक है, लेकिन इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये बताया था बोर एंड बुरी ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पेशल ऑर्बिट के अंदर कितने होते हैं इनको लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब ठीक है एक रूल होता है, और वो फॉर्मूला है 2n²। हमें पता है कि ऑर्बिट को, ऑर्बिट कहो या फिर शेल कहो, इनको लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे KLMN। ठीक है, या फिर इन्हें नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1 2 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, एंड फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। सेकेंड रूल है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट कर सकते हैं। थर्ड रूल है कि जब तक इनर शेल इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं हो जाता तब तक उससे आगे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर फिल होते हैं वो स्टेप वाइज मैनर में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन्स को कैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर n से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, तो मास ऑफ एटम क्या होगा, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो, एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। देखो, आपको एक चीज यहाँ पर ये बता दूं, अभी हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था ना, तो न्यूट्रॉन सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते।
दोबारा रिपीट करती हूँ कि न्यूट्रॉन सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। देखो, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं एंड जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनका जो टोटल नंबर है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनका जो टोटल, मतलब उनको जोड़ दिया जाए तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। और एटम का जो मास है वो एटम के न्यूक्लियस में रिजाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12U होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 27U होता है, जिसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो, अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के सम की। अब देखो, हमें किसी एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों रिप्रेजेंट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? उसको भी लिखने का एक तरीका होता है। सेंटर में होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ऊपर होता है मास नंबर और नीचे की तरफ लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन को लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, उसका मास नंबर होता है 14 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन को ऐसे लिखा जाता है, ये है कार्बन का सिंबल C और इसका मास नंबर होता है 12 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। नेक्स्ट है आइसोबार्स क्या होते हैं। देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना लेकिन उनका मास नंबर सेम होना आइसोबार कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। ठीक है, देखो, जो कैल्शियम है और जो आर्गन है, इसके एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, कैल्शियम का कितना है? एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन इनके एटम्स का जो मास नंबर है वो कितना है? 40 है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं कि वो एलिमेंट जिनके एटम्स का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन उनका मास नंबर सेम हो, उन्हें आइसोबार्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स। देखो, आइसोबार्स का जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो आइसोटोप में होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमने अभी आइसोबार्स के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें था कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। आइसोटोप में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम की 3 एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। देखो, यूरेनियम के आइसोटोप्स को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। आयोडीन के आइसोटोप का यूज किया जाता है ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आज की वीडियो में हमने क्लास 9 का साइंस चैप्टर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम।